सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर 3 इक्वालिटी। ठीक है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम इक्वालिटी के बारे में एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इक्वालिटी मैटर क्यों करती है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ को समझेंगे, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है हम उन सब को भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक और पेंसिल साथ में रख करके चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे, हम बहुत सारे लाइंस ऐसी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एज अ डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक योर बुक एंड अ पेंसिल, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं उनको आप साथ साथ में हाईलाइट करते चलिएगा। इससे आपको रिकॉल करने में बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा आइडिया ऑफ इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी जब हम शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक आइडिया आता है। इक्वालिटी एक ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पर सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जा रहा होगा, है ना। जनरल नोशन है, आपके और हमारे दिमाग में जनरली यही आता है। लेकिन इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हमने नहीं पढ़ी कि इक्वालिटी में ये सारी चीज़ें भी होती है, क्या अलग अलग प्रकार की इक्वालिटीज़ होती है, इनइक्वालिटीज़ भी कितनी अलग अलग प्रकार की होती है, कितने डायमेंशंस होते हैं इक्वालिटी के। ये सारी चीज़ें हम एक इन डेप्थ तरीके से अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे तो एक छोटी सी बच्ची है और वो अपने सर पर कुछ ले रही है। ठीक है, एक दो बर्तन ले रही है। तो यहाँ पर ये पिक्चर क्यों दी हुई है आपकी बुक में, इसके बारे में एक दो मिनट डिस्कस कर लेते हैं। मज़ा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, रिलेट कर पाएंगे हम चीज़ों के साथ, क्योंकि हमारा टॉपिक है इक्वालिटी। तो जब ये इतनी छोटी सी उम्र में अगर कुछ सामान लेकर के अपने सर पर चल रही है तो उसको हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो बच्ची की जो एज है, इस एज में तो उसको स्कूल में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लाइफ में एक वैल्यू है जो बहुत मिसिंग है। ठीक है, वो है वैल्यू इक्वालिटी। क्योंकि इस बच्ची को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। किसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो बाकी बच्चों को मिल रही है जो इसकी एज के हैं। तो इसकी लाइफ से वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिसिंग है। ये एक हो गया पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव हम क्या सोच सकते हैं? दूसरा पर्सपेक्टिव ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से हो। ठीक है, फैमिली को सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को देखना पड़ रहा है और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को देखना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से भी उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, क्योंकि परिवार गरीब है। इसकी वजह से इनके माता पिता इतने ज़्यादा एबल्ड नहीं है कि वो उसको स्कूल की फ़ीस पे कर सके या स्कूल भेज सके। तो ये एक डायमेंशन हो सकता है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का। तीसरा डायमेंशन क्या हो सकता है? तीसरे तरीके से हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि बिकॉज़ एक गर्ल चाइल्ड है ये, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक बड़ा ब्रदर हो, उसको स्कूल भेजा जा रहा हो और इसको ना भेजा जा रहा हो बिकॉज़ उसको बोला जाता है कि तुम्हें तो अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी है। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये सारे हमारे इंटरप्रिटेशंस हैं, देखने के तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन हर तरीके से हम बार बार क्या देख रहे हैं, इनइक्वालिटी देख रहे हैं। और क्योंकि हमारा टॉपिक इक्वालिटी है तो हम इनइक्वालिटीज़ के साथ ही डील करेंगे इस पूरे टॉपिक को, कि कितनी प्रकार की इनइक्वालिटीज़ है। क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे तभी तो हमारी लाइफ में इक्वालिटी आएगी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम सारी एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चीज़ देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है, और इक्वालिटी एज अ मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया का मतलब क्या है। ठीक है, क्यों हमें इसके बारे में समझना चाहिए, क्यों हम एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम क्यों इक्वालिटी को पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और क्या मिलेंगी, और हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि हम हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करें, ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन। क्या इक्वालिटी का मतलब ये होता है? अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता है, हम उसको भी समझेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि हाउ कैन वी परस्यू इक्वालिटी एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ।
क्योंकि हमें पता है कि हर स्पेयर में कहीं सोशल इनइक्वालिटीज़ है, कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, कहीं पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ है। तो कैसे सारी इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करके हम एक ऐसी सोसाइटी बना दे जो इगैलिटेरियन सोसाइटी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम, कैसे वो इक्वालिटी को लेकर के आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी को भी पढ़ेंगे, जिसमें रहेगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटीज़। इसको हम समझेंगे। ठीक है, और साथ साथ में ये चैप्टर थोड़ा सा ब्रॉड चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, बिकॉज इसमें हम कुछ नई आइडियोलॉजीज़ को भी समझेंगे। आइडियोलॉजीज़ क्या होती है? आइडियोलॉजीज़ एक सेट ऑफ आइडियाज़ होता है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग थिंकर्स ने बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिए होते हैं उस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में। तो इसमें हम 4 आइडियोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे, जो कि है सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म। और साथ साथ में क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, हम बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इनइक्वालिटीज़ कहाँ कहाँ हैं और कितनी प्रकार की इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, तो हम उन सभी फैक्ट्स और फिगर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इस बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाई डज इक्वालिटी मैटर। क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम अगर इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इक्वालिटी, क्यों मैटर करती है इक्वालिटी। इसी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से, ये पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, क्यों सिग्निफिकेंट है ये पढ़ना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन उठाना चाहिए हमें। इसी का ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले, इक्वालिटी इज़ अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल दैट हैज़ इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे इक्वालिटी क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं कि इक्वालिटी एक मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है, मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यू है, जिसने ह्यूमन सोसाइटी को सेंचुरी से गाइड किया हुआ है कि हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी बराबर है, हर ह्यूमन को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए और हर ह्यूमंस को सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये है वो मॉरल और पॉलिटिकल आइडिया। इसको आप टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि आप ये सर्टेन वर्ड्स जैसे कि मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल, गाइडिंग द ह्यूमन सोसाइटी, इसको आप अपने वर्ड्स में जो आप डेफिनेशंस लिखोगे उसमें आप यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट, इसको आप टिक कर लो। इसके अलावा इसमें क्या बोला गया है, हम देखते हैं कि हर रिलीजन क्या बोलता है। हर रिलीजन में ये बोला जाता है कि हर ह्यूमन बीइंग को भगवान ने बनाया है, और इसी की वजह से हर ह्यूमन बींग्स क्या है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो हम सभी क्या हुए, बराबर हो गए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, हमें एक दूसरे को सेम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, एज अ पॉलिटिकल आइडियल ये बोलता है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस कलर से है, जेंडर किस जेंडर का है, रेस क्या है उसकी, नेशनैलिटी क्या है उसकी, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक ही इक्वल वर्थ के हैं, सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल है, इर्रिस्पेक्टिव कि उनके सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो किस कलर से आते हैं, जेंडर से आते हैं, रेस से आते हैं, या नेशनैलिटी से आते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है इक्वालिटी की, कि इक्वालिटी मीन्स वी हैव टू ट्रीट एवरी ह्यूमन बींग्स इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी। आप इस चीज़ को टिक मार्क कर सकते हो। फिर क्या दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है कि क्योंकि इक्वालिटी है तो हमें हर ह्यूमन बींग को इक्वल कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। किसके साथ करना है, इक्वल कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट के साथ हमें ट्रीट करना है। और क्योंकि हमने ये देखा कि सभी ह्यूमंस बराबर है, इसी की वजह से फिर हमने एक आइडिया दिया यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, कि भाई हर व्यक्ति ह्यूमन है, हर ह्यूमन के पास ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन है। अगर राइट्स नहीं होंगे तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का आइडिया है, ये भी किस पर बेस्ड है, ये भी नोशन ऑफ इक्वालिटी पर बेस्ड है। ठीक है, अंडरस्टूड, सारी चीज़ें समझ में आई, इक्वालिटी मैटर क्यों करती है, इसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली, इक्वालिटी को समझ लिया, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। क्या बोला हुआ है, आज के टाइम में हर कोई इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हम अपने आसपास देखेंगे, हर कोई आवाज़ उठा रहा है कि हमारे साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी के लिए आवाज़ आज ही से उठाई गई है। जब जब इनइक्वालिटीज़ जिस सोसाइटी में रही है उसके लिए आवाज़ उठाई गई है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आप इसको टिक कर सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने एक स्लोगन देखा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशल हायरार्कीज थी कि क्लर्जी रहेंगे, नोबल्स रहेंगे, कॉमनर्स रहेंगे। सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी और हर किसी को इक्वल राइट्स नहीं थे। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। तो क्या किया लोगों ने? फ्रेंच रेवोल्यूशन किया और फिर जा कर के रिपब्लिक बनाया, फ्रेंच रिपब्लिक बनाया। रिपब्लिक की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हर फ्रेंच सिटीज़न को इक्वल ट्रीटमेंट के लिए बोला कि आज से सब फ्रेंच इंडिविजुअल्स, सारे फ्रेंच सिटीजन्स क्या है, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी। और क्या है? एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स एशिया में, अफ्रीका में। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हमें राइट्स ही नहीं दे रहे थे। जिस जिस जगह पर कॉलोनियलिज्म हुआ है तो वहाँ पर क्या हुआ है, लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिले। और फिर हमने क्या करा? हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी क्योंकि हम इक्वल राइट्स चाहते थे। ठीक है, तो ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कंट्रीज़ ने अपने लोगों को इक्वालिटी देने के लिए क्या करी? लड़ाई लड़ी, फ्रीडम स्ट्रगल लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो छोटा सा बच्चा है ये बोल रहा है कि हर रिलीजन ये कहता तो है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर लोग रिलीजन में मानते हैं, और हर रिलीजन ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा है कि इनइक्वालिटी है पूरी दुनिया में? क्यों है ऐसा? इसी चीज़ को हम इस पूरे चैप्टर में बार बार देखेंगे किस प्रकार की इनइक्वालिटीज़ है और किस तरीके से है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्ट्रगल देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल देखा कि इन दोनों ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि लोग इक्वालिटी के लिए किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी तो विमेन और दलित स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, विमेन को इक्वल एजुकेशन राइट्स नहीं मिल रहे, उनकी फैमिली उनको रोकती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो वेमेन को फेस करनी पड़ रही है, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हो, चाहे सेफ्टी के मामले में हो, अलग अलग तरीक़ों से। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी रियल लाइफ में इक्वालिटी को रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। रिकॉल करो, जो स्टार्टिंग में हमने बच्ची की फ़ोटो देखी थी, उसकी लाइफ में भी तो इनइक्वालिटीज़ हैं। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में अब तक इक्वालिटी हर एस्पेक्ट्स में नहीं आ पाई है जो ज़रूरी एस्पेक्ट्स है, और इसीलिए हम इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं क्योंकि इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हमने समझ लिया कि इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या करा? लोगों को इक्वालिटी देने के लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन सभी ने इक्वालिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ऐड कर लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम इक्वालिटी एज अ वैल्यू ऐड कर देते हैं ताकि सभी लोगों को इक्वालिटी मिल सके। तो ये हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। लेकिन आज के टाइम में भी हम क्या देख रहे हैं? इनइक्वालिटी आज के टाइम में भी मोस्टली विजिबल है हमारे आसपास। कैसे विजिबल है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लग्जरी हाउसिंग है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं? स्लम्स देख रहे हैं। ठीक है, मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखोगे आप, वहीं एक तरफ आप लोग धारावी स्लम देखोगे जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है। इंडिया का नहीं, एशिया का लार्जेस्ट स्लम है धारावी में, जो मुंबई में है। ठीक है, फिर सिमिलरली स्कूल्स देखेंगे हम लोग, एक तरफ जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वाले हैं, और वहीं एक तरफ ऐसे स्कूल्स भी देखेंगे जिसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, टॉयलेट्स भी नहीं है। क्या दिखा रहा है? इनइक्वालिटीज़, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये हमने इसीलिए अंडरस्टैंडिंग करी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने लिख दिया है कि इक्वालिटी है, प्रियम्बल में भी हमारी इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टेटस, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या समझेंगे? अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलेंगे, और आपकी बुक में फैक्ट शीट दी हुई है, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ के बारे में एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें बताया गया है, अलग अलग फैक्ट्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ है। ये केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि हमें पता चल सके कि किस किस फॉर्म की इनइक्वालिटीज़ पूरी दुनिया में है। इसको हमें रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। ये केवल फैक्ट शीट है। सबसे पहला फैक्ट क्या है? द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड दे हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल। रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल है एक तरफ, उनकी इनकम ज़्यादा है जो पुअरेस्ट 40 करोड़ पीपल है। एक तरफ कहा 40 करोड़, एक तरफ कहा 50 इंडिविजुअल, और वो 50 इंडिविजुअल की भी इनकम ज़्यादा है 40 करोड़ लोगों से। सोच लिए कितना ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटीज़ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ दुनिया में कितनी है। दूसरा फैक्ट,
द पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसीव्स ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम। जो पुअरेस्ट 40% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, 40% पॉपुलेशन केवल 5% ग्लोबल इनकम में जी रही है। कहाँ 40% पॉपुलेशन है और कहाँ केवल 5% इनकम। और जो रिचेस्ट 10% लोग हैं पूरी दुनिया के, वो 54% ऑफ द ग्लोबल इनकम के साथ जीते हैं। केवल 10% पूरी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की कितनी रिसोर्सेज है, लेकिन 54। ये देख लो, एक और एग्जाम्पल है जो बताता है, एक और फैक्ट है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। तीसरा, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप विद 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ओज 86% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूम्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, वो कितना ले रही है, 25% पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, लेकिन पूरी वर्ल्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 86% इंडस्ट्रीज़ इन्हीं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में मिलेगी आपको। पूरी दुनिया की 86% इंडस्ट्रीज़, और ये पूरी दुनिया की 80% एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो एनर्जी कंजम्पशन में हमने डिफरेंसेस देखे, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमने पूरी ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ देख ली कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ कहाँ सिचुएटेड है, फर्स्ट वर्ल्ड में सिचुएटेड है, जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़। फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है ऑन अ पर कैपिटा बेसिस। पर कैपिटा का मतलब होता है पर इंडिविजुअल बेसिस। जो एक रेसिडेंट है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्री का, वो कितना पानी कंज्यूम करता है, 3 गुना पानी कंज्यूम करता है। डेवलपिंग कंट्री में रहने वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में एक एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री में रहने वाला व्यक्ति 3 गुना पानी कंज्यूम करता है, 10 गुना एनर्जी कंज्यूम करता है, 13 गुना आयरन और स्टील कंज्यूम करता है, एंड 14 गुना पेपर कंज्यूम करता है। ये क्या है, रिसोर्सेज का कंजम्पशन। द डिफरेंस बिटवीन द रिसोर्स कंजम्पशन on a per capita basis between the people of developing countries and advanced industrial societies। समझ गए, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और क्या है, नेक्स्ट फैक्ट दिया हुआ है, रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज इज़ 1 to 18 इन नाइजीरिया बट 1 to 8,700 इन कैनेडा। ये दिया हुआ है विमेन हेल्थ का एक इंडिकेटर कि नाइजीरिया जैसी एक पुअर कंट्री में जो विमेन की डेथ होती है प्रेगनेंसी की वजह से, वो उसका रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू एक डेवलप्ड कंट्री जो कि कनाडा का रेशो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लास्ट फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, द इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट्स फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है फर्स्ट वर्ल्ड की, वो कितना ग्लोबल एमिशन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड का, 2/3 ग्लोबल एम्बिशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और क्या कर रही है वो, जो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, उसका भी वो कम से कम 3/4 एमिशन करती है। बाकी सारी कंट्रीज़ 1/4 कर रही है, लेकिन जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है वो 3/4 कर रही है। यानी कि ग्लोबल एमिशन में भी हम इनइक्वालिटीज़ देख सकते हैं कि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है वो ज़्यादा एमिशन कर रही है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना एंड अदर। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या समझा, अलग अलग लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के लेवल पर, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन पर, साथ ही साथ बेसिक रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वाटर, पेपर, आयरन एंड स्टील, और साथ ही साथ विमेन की हेल्थ के एक इंडिकेटर को भी हमने समझा, और हमने इनइक्वालिटीज़ देखी बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़। समझ गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ तो नहीं, पहले इसको कवर करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, ये हमने ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ देखी, अब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भारत में देख रहे हैं। सेंसस ऑफ इंडिया जो 2011 में हुआ था, उसने कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन हमें दी, और इसमें वही इन्फॉर्मेशन दी गई है, और ये बताया गया है कि कितनी ज़्यादा अर्बन और रूरल डिस्पैरिटीज़ आज भी भारत में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्या क्या डिस्पैरिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टैप वाटर इन द हाउस, बाथरूम, टेलीविज़न, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन।
इन सब के बेसिस पर बताया गया है कि कितनी परसेंटेज ऑफ रूरल फैमिलीज़ के पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ है और कितनी परसेंटेज ऑफ अर्बन फैमिलीज़ के पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ है। और ये हम देख सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जो रूरल फैमिलीज़ है उनमें कंपैरेटिवली फैसिलिटीज़ कम है, अर्बन फैमिलीज़ में ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है अर्बन और रूरल एरियाज़ में डिस्पैरिटीज़। ये तो केवल कुछ ही पैरामीटर्स है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, अगर आप बढ़िया कॉलेजेस की बात कर लो, डिस्पैरिटी और ज़्यादा आपको दिखाई देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड आपको दिखाई देंगे शहरों में, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर बहुत ही कम अच्छे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ही कम अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। इसकी वजह से क्या होता है, गाँव के जो लोग हैं, रूरल एरियाज़ के लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर है बड़े बड़े शहरों की तरफ। इसीलिए माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल पा रही है जो अर्बन फैमिलीज़ को मिल रही है। ठीक है, ये हमने एक इनइक्वालिटी देखी ऑन अ रीजनल बेसिस। अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में इस पेज के क्या दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा, एक पैराडॉक्स देखा। हर कोई एक्सेप्ट तो करता है इक्वालिटी को, लेकिन फिर भी हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पर हम देख रहे हैं क्या, इनइक्वालिटी। वी एनकाउंटर इनइक्वालिटी। तो वी आर लिविंग इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड जहाँ पर अनइक्वल वेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, अनइक्वल वर्क सिचुएशन है, और साथ ही साथ अनइक्वल पावर भी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाना है कि क्या ये जो जितनी भी हम इनइक्वालिटीज़ देख रहे हैं, क्या ये टैलेंट्स और एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स की वजह से है कि एक इंडिविजुअल ज़्यादा टैलेंटेड है, दूसरा इंडिविजुअल उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है? क्या इसी की वजह से केवल सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ हो रही है? इसी की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हम दुनिया में देख रहे हैं? इसी की वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ देख रहे हैं, या और भी रीजंस हैं? ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। दूसरी बड़ी चीज़, आर दीज इनइक्वालिटीज़ आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर सोशल पोजीशन और रूल्स? क्या ये इनइक्वालिटी हमारे सोशल पोजीशंस की वजह से है कि हमारे एक इंडिविजुअल के साथ सोशल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? क्या उसकी वजह से ये चीज़ें हैं? ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। उस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के साथ डील करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें बताया जा रहा है दैट अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ टू एड्रेस अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस। हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उस पूरे चैप्टर में डील करने हैं। सबसे पहला, व्हाट डज इक्वालिटी इम्प्लाई? इक्वालिटी इम्प्लाई क्या करती है? मतलब क्या है इक्वालिटी का? जब हम बोलेंगे इक्वालिटी आ गई है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? दूसरा, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी इतने ज़्यादा डिफरेंट है, आपका टैलेंट अलग है, मेरा टैलेंट अलग है, आपकी चॉइसेस अलग है, मेरे चॉइसेस अलग है। जब हमें पता है कि हम इतने ज़्यादा अनइक्वल है, तो हम इतने ज़्यादा डिफरेंट है, तो व्हाट डज़ इट मीन टू से दैट वी आर इक्वल? तो फिर इसका मतलब क्या है जब हम ये कहते हैं कि हम सभी बराबर हैं? हमें पता है कि हम डिफरेंट हैं, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, मेरी चॉइसेस अलग है, मुझे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, आप किसी और बैकग्राउंड से आते हो, मैं किसी और बैकग्राउंड से आती हूँ। ठीक है, कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम इक्वल है, तो किस मायने में हम इक्वल है? ठीक है, किस मायने में हम इक्वल है, हम उस चीज़ को डील करेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे फॉर्मल इक्वालिटी के आइडिया को, कि फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से आते हो, रिलीजन से आते हो, जेंडर से आते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल राइट्स देगा, लॉ आपको, आप सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा, आपको आपके किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये फॉर्मल इक्वालिटी का आइडिया है, पूरा टॉपिक है आपका ये फॉर्मल इक्वालिटी, हम उसको समझेंगे। आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस? क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या जब हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ में हमने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा, तो इसका मतलब क्या ये है कि हम सारी की सारी इनकम और स्टेटस की जो इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है, गरीबी और अमीरी में जितनी भी इनइक्वालिटी है, सबको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोग इनकम वाइज सभी बराबर हो जाएंगे? ये क्वेश्चन है। इस चीज़ को हम इकोनॉमिक इक्वालिटी के टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे, आइडिया ये बोलता है कि हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जो ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है बिटवीन रिच एंड पुअर, उनको मिनिमाइज़ करना है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं आ सकती, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आ सकती, मिनिमाइजेशन की बात करनी है ताकि गरीब लोग गरीब ना रहे,
उनको भी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सके। ये आइडिया हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा इकोनॉमिक इक्वालिटी के डायमेंशन में, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो और क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं कि शुड वी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन्स इन एग्जैक्टली द सेम वे। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें इक्वालिटी लेकर आनी है, इसका मतलब क्या ये है कि हम हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे? क्या हम पीएम को एक नॉर्मल सिटीज़न जैसा ट्रीट करेंगे तभी हम ये कह रहे हैं, तभी हम ये कह सकते हैं क्या कि इक्वालिटी होती है? क्या इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि इर्रिस्पेक्टिव कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके फंक्शंस क्या है, हम सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करें? क्या आइडेंटिकल ट्रीटमेंट ही इक्वालिटी है? इस चीज़ को भी हम डील करेंगे जब हम समझेंगे व्हाट इज़ इक्वालिटी, ठीक है। और क्या है कि हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। सोसाइटी कैसे डिसाइड करेगी कि जो ट्रीटमेंट डिफरेंट किया जा रहा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर कोई अच्छा मार्क्स लेकर के आता है और उसको प्राइज़ दिया जाता है, तो क्या ये जो ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या ये जो रिवॉर्ड उस इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, ये एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि क्यों ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और बाकी सारी हम पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि किन किन पॉलिसीज़ से हम सोसाइटी को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ लेकर चल सकते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है? जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ मिनिमम है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ क्या है? मिनिमम है और फेयरनेस है सभी लोगों के लिए। क्यों हम बार बार मिनिमम इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम उस चीज़ को भी समझेंगे। इगैलिटेरियन सोसाइटी के आइडिया को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये केवल एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग थी कि हम क्या समझने जा रहे हैं, क्या अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं इस पूरे टॉपिक में। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और ये ऐसा टॉपिक है जो आप सीधा अपनी लाइफ से रिलेट करोगे। जो भी हम पढ़ेंगे सीधा सीधा आप क्वेश्चन करोगे, अपने आसपास देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि ये इनइक्वालिटी कैसे मेरी लाइफ में भी है। क्या ये इनइक्वालिटी हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, या हमारे साथ कोई इनइक्वालिटी कर रहा है। और हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे सारी इनइक्वालिटीज़ को, और अपनी कंट्री में देखेंगे, और पूरे वर्ल्ड के लेवल पर इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे खुद के ऊपर कि कैसे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई जा सकती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।